हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल पे। दोस्तों, बात की जाए अगर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, तो विगत कई वर्षों से लगातार चर्चा में है। बहुत सारे स्पेक्ट्रम में हमने देखा, हमने चुनाव के संदर्भ में देखा, हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के संदर्भ में देखा, और इन दोनों पे आप मेरी वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप स्टडी IQ IAS हिंदी पे चैनल पे जाएंगे तो करंट अफेयर्स बाय विकास सिंह की प्लेलिस्ट जाएंगे तो देखिए, ये देखिए एक वीडियो चल भी रहा है AI का चुनाव पे इंपैक्ट, और एक वीडियो और मैंने किया था। इनफैक्ट AI पे 2-3 वीडियो पड़े होंगे इसमें, जहां पे हमने पहले AI को बात करें जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की सहायता से आपसे बात कर सकता है, इस पे हमने चर्चा की है, तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वापस आते हैं आज के टॉपिक पे। तो वारफेयर यानी कि जो युद्ध क्षेत्र है, युद्ध का जो प्रक्रम है, इसमें AI का जो यूज है, निश्चित तौर पे अगर हालिया गाजा में जो युद्ध हो रहे हैं उनकी बात की जाए, यूक्रेन में जो रशिया से वॉर चल रही है उसकी बात की जाए, अजरबैजान क्षेत्र में जो युद्ध चल रहा था अगर उसकी बात की जाए, तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज देखा कि AI का खतरा हर जगह है। जो दो बड़े देश अपार्ट फ्रॉम रशिया और दो ध्रुव देखने को मिलते हैं, अमेरिका एंड चाइना, इनके व्यू पॉइंट को भी समझेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि भारत का क्या रुख है। जब हमने न्यूक्लियर वेपन की बात की थी, परमाणु हथियारों की बात की थी, तो उस समय हमने कहीं ना कहीं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को सामने रखा था, हमने मेनन डॉक्ट्रिन को सामने देखा था। लेकिन बात की जाए जब AI की, और AI एक ऐसा क्षेत्र है जो कि विगत कई वर्षों में बहुत इवॉल्व हुआ है। हमने इसके यूज केस देखे, मिस यूज केस भी देखे। हमने देखा कि कैसे चुनाव में एक विशेष देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव बुरी तरीके से प्रभावित हो गया, और मिसयूज करके AI को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ने फायदा उठाया। क्या था, आप अभी जाइएगा, जो अभी मैंने वीडियो बताया उसमें जाके आप देख सकते हैं, डिटेल में मैंने बताया है। और AI के इमरजेंस के बारे में बताया है, AI के विस्तार के बारे में बताया है, आप उसमें जाके देखिएगा। इवन AI के जो नॉर्मल कानून है, जो टेक में उसका इस्तेमाल है, उससे जुड़े विस्तार के बारे में भी मैंने बात की है, उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बात की जाए कि अब युद्ध में AI, इस पे एक सम्मेलन 9 सितंबर 2024 को शुरू हो चुका है। फरवरी 2023 में एक और सम्मेलन हुआ था हेग में। वर्तमान सम्मेलन जो हो रहा है वो सियोल में हो रहा है। हेग सम्मेलन में कुछ प्रतिक्रियाएं आई थी, और जिसे कहते हैं ना कि बड़ा सरप्राइजिंग था कि अमेरिका जैसा देश जो अमूमन इन मुद्दों पे अपना मुंह फिर लेता है, कहीं ना कहीं वो खुद आगे आके बात कर रहा है। और किससे बात कर रहा है? चीन जैसे देश से। आप समझ रहे हैं कि चीन से कभी द्विपक्षीय वार्ता हो, और वो भी AI जैसे मुद्दे पे, तो ये इस बात को बताता है कि दोनों में से कोई भी देश इस बात से जरूर डरे हुए हैं कि एक भी देश ने अगर AI में महारत हासिल कर ली तो इस तरीके का तबाही होगी कि सामने वाला देश सह नहीं पाएगा। और ये दोनों देश एक दूसरे के सापेक्ष इस बात को समझते हैं। खैर, बात की जाए अगर आगे की, तो हमने एक चीज देखा, यहां लिखा भी है कि जैसे जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का सैन्य उपयोग बढ़ रहा है, युद्ध में इसके उपयोग को विनियमित करने के प्रयास भी तेज हो रहे हैं। हमने यूक्रेन और गाजा लिखा है, वैसे गाजा होना चाहिए, और वैसे गजा है। मैं एक वीडियो देख रहा था और कुछ विद्वानों को सुन रहा था और पढ़ रहा था, ये गजा होना चाहिए, हर जगह गाजा लिखा रहता है। गाजा तो है ही नहीं, गाजा बाजा अलग चीज है, गजा है। तो यूक्रेन और गजा जैसे संघर्ष युद्ध में AI के लिए परीक्षण के मैदान बन रहे हैं, युद्ध में AI के परीक्षण के मैदान बन रहे हैं। और जिसे कहते हैं कि जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इनमें, वे अपना पैसा इसमें लगा रहे हैं कि इधर से देख लिया जाए, उधर से देख लिया जाए। रशिया के साथ भी है, और इजराइल और पैलेस्टाइन में जो हमास है, या जो आप कह सकते हो कि जो हमास को सपोर्ट मिल रहा है ईरान वगैरह देशों के साथ भी है। अब कितना AI का इस्तेमाल हो रहा है ये तो वो देश जाने और यूनाइटेड नेशन जाने, लेकिन हम सब इस बात से मुतमईन हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब युद्ध क्षेत्र में एंटर कर चुका है, प्रवेश कर चुका है। ठीक है, सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार
ठीक है, कि जिम्मेदार उपयोग पे शिखर सम्मेलन जो है, ठीक है, वो एआई के सैन्य उपयोगों के लिए मानदंड स्थापित करने के वैश्विक प्रयास का हिस्सा है। ठीक है, मैं बता दूं ये 9 नीचे वैसे लिखा हुआ है, हाँ, यह शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। यह 9 सितंबर को सियोल में शुरू हो चुका है, जिसकी सह मेजबानी केन्या, नीदरलैंड, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम कर रहे हैं। ठीक है, सह मेजबानी कौन कर रहा है? सियोल में, यानी कि सियोल में कहां पे आप बताइए, उत्तरी कोरिया या दक्षिण कोरिया है, आप जरूर बताइएगा। मैं क्या हुआ कि मैं क्लास ले रहा था और इत्तेफाक से हिंदी साहित्य की क्लास थी, पर किसी स्टूडेंट के प्रश्न से थोड़ा सा मुद्दा घूम गया और मैंने पूछा सिंपल कोरिया के बारे में। एक बड़ा तबका वो है जो बहुत सारी चीजों को पढ़ रखा है, पर वो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, उससे अनभिज्ञ है। उसे नॉर्थ कोरिया, उस मासूम बच्चे को नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बारे में नहीं पता था, जबकि वो एक सीरियस स्टूडेंट था। मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि जब भी हम चाहे एआई पे वीडियो करें, टेक पे वीडियो करें, किसी विशेष डेवलपमेंट पे वीडियो करें, एनवायरनमेंट पे वीडियो करें, उनमें जिन देशों के नाम आए या जिन राजधानियों के नाम आए, उनको जरूर आप मैप में अंडरलाइन करें, ताकि आपकी जो मैपिंग है वो भी मजबूत हो। सो साउथ कोरिया की बात कर रहा हूं, तो साउथ कोरिया, कीनिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके सह मेजबानी कर रहे हैं इसकी। ठीक है, तो जो ये है सैन्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिम्मेदार उपयोग पर शिखर सम्मेलन, यानी कि रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ क्या कहते हैं, ईआई इन वॉरफेयर मैकेनिज्म, इसकी जब हम बात करते हैं, रीम की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, वो ये कि कहीं ना कहीं वे देश जो टेक्निकली, तकनीकी रूप से मजबूत हैं, एआई के युद्ध में अनुप्रयोग से थोड़ा तो डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक बात पता है कि अगर किसी देश ने थोड़ा भी बेहतर रिसर्च करके कोई ऐसी एडवांस टेक्निक को हासिल कर लिया जहां से वो एआई को गाइड करके कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो यूं तो विश्व में भी उसका प्रभाव पड़ेगा, पर खुद उनके जो दुश्मन देश हैं उनके द्वारा इस टेक्निक को इस्तेमाल करने पे उन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत सारे देश चिंतित हैं और इस कारण ये एक सम्मेलन हो रहा है और इस सम्मेलन का होना बिल्कुल जायज है। हम इस वीडियो के अंत तक देखेंगे कि अमेरिका, इंडिया और चाइना का इस पे क्या रुख है। ठीक है, चलिए, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। वैश्विक शांति और सुरक्षा पर सैन्य एआई की निहितार्थ को समझना। ठीक है, शांति और सुरक्षा पे सैन्य में एआई का जो प्रयोग है उसके निहितार्थ को समझना। क्यों निहितार्थ को समझना? देखिए, देश में, विदेश में, यूनाइटेड नेशन में कुछ चीजें कॉमन है। जब हम लोग भारत के गोल की बात करते हैं, जब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी एसडीजी के उन 17 गोलों की बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं, और उनमें से एक चीज है जहां पे हम सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, यूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सुरक्षा इस प्रकार से शामिल नहीं, लेकिन सारे जो देश हैं उनके कॉमन इंटरेस्ट में सुरक्षा शामिल है। और शांति और सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, तो सैन्य उपक्रम जो है या जो वॉरफेयर सिस्टम है, ये बड़ा हमारे ध्यान में रहता है कि कहां पे हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। अभी सीरिया में हमने देखा, गजा में हमने देखा, ठीक है, बहुत जगहों पे हमने इसके उदाहरण देखे हैं। तो जब एआई उसमें प्रवेश कर जाएगा तो उसके क्या निहितार्थ हो जाएंगे। जब हमने न्यूक्लियर वॉरफेयर देखा था तो हमने एक बड़ा शिफ्ट देखा था, वैसे जब एआई वॉरफेयर आ जाएगा तो क्या शिफ्ट आएगा, उसके निहितार्थ क्या है। ये दूसरा, सैन्य मामले में एआई प्रणाली के उपयोग के लिए नए मानदंड लागू करना। देखिए, एआई पे इंटरनेशनली बहुत डिबेट हो रही है, टेक में इसके इस्तेमाल पे भी एक नए नियम कानून और नए मानदंड स्थापित करने की बात चल रही है। वैसे ही जब हम बात करते हैं वॉरफेयर पे, तो इस पे भी नए मानदंड लागू करने की आकांक्षा है और इस सम्मेलन का उद्देश्य यह भी है। फिर क्या है, सैन्य क्षेत्र में एआई के दीर्घकालिक वैश्विक गवर्नेंस को विचार विकसित करना। दीर्घकालिक वैश्विक गवर्नेंस, वैश्विक स्तर पे एआई की जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, जो गवर्नेंस है, उसको कैसे विकसित किया जाए ताकि विभिन्न देशों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए, विभिन्न देश आगे आके एक रिस्पॉन्सिबल शासन व्यवस्था है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की बात भी करें और ये बने भी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कि हम एनवायरनमेंट में बात करते हैं तो जो बड़े देश हैं जैसे अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, जर्मनी, ये वे देश हैं, इजराइल, ये वे देश हैं जो आगे आके खुद से भी अप्रोच करें, एफर्ट करें और तब ये गवर्नेंस और सुदृढ़ हो।
ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। ठीक, प्रथम सम्मेलन मैंने बताया फरवरी 2023 में हेग में हुआ था और प्रथम शिखर सम्मेलन में सैन्य क्षेत्र में एआई पर बहस करने को व्यापक बनाया गया था तथा स्वायत्त हथियारों को हथियारे रोबोट जैसे मुद्दों पे बात हुई थी। जो किलर रोबोट वगैरह का मुद्दा चल रहा है ना कि वो जाके मार के चला आता है, बहुत बात इस पे हुई थी और मतलब बहुत से यूट्यूबर्स के माध्यम से भी आप इसको सुना पड़ा होगा, कुछ लोगों ने इसका मजाक भी बनाया था। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस तरीके की तकनीकें और डेवलप होंगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को खतरा हो सकता है। ठीक, एआई से जुड़े बल प्रयोग के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में मनुष्य को शामिल रखा जाए, ये भी बात है। ये थोड़ा सा सटायरली कि आप समझ लीजिए कि भाई जब एआई से रिलेटेड बात हो रही है तो अल्टीमेटली हम ह्यूमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट तो रखो कि मशीन में ही कोड कर दिया और मशीन में ही निकल गया। नहीं, मनुष्यों को, देशों को, जिम्मेदार देशों को और जिम्मेदार नागरिकों को भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिले। ठीक है, यूनाइटेड नेशन में 2019 से घातक स्वायत्त हथियार प्रणाली यानी कि लिथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम लॉस पे चर्चा चल रही है। तो निश्चित तौर पे अगर उसमें एआई और जुड़ गया तो ये और कितने लीथल हो जाएंगे हम सब जानते हैं, हम सब समझते हैं। ठीक है, युद्ध क्षेत्र में एआई के उपयोग की बात करें तो हाल के वर्षों में युद्ध के मैदान में खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही यानी कि टोही मतलब जो ढूंढते हैं, ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस, आईएसआर में इसका अनुप्रयोग काफी बढ़ गया है। आईएसआर में इसका, आईएसआर कॉमनली इनको बोलते हैं, जैसे हम लोग आईटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वैसे ही इसको आईएसआर बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग बहुत बढ़ गया है। अग्रणी सेनाएं अब विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित करने, स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाने, बल के उपयोग पर निर्णय लेने में तेजी लाने, लक्ष्य निर्धारण में सटीकता में सुधार करने और नागरिक हताहतों को सीमित करने और युद्ध की समग्र गति को बढ़ाने के लिए एआई का लाभ उठा रही हैं। एक बात आपने नोटिस की, जो डेटा है ना वो सेना के क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग हो रहा है। ये बताता है कि एक स्तर तक डेटा को इस तरीके से एआई में ढाल दिया जाएगा कि सेनाओं को पता लग जाएगा कि यहां की आयुध खत्म होता है, यहां का एम्युनिशन खत्म होता है तो इधर जाती हैं, इस पे इनका निर्भरता है और इतना सटीक उसका निर्णय हो जाएगा कि फिर तो एआई के माध्यम से वो टैंक्स को लगा के चले जाएंगे और एआई टैंक लगातार युद्ध करते जाएंगे, युद्ध करते रहेंगे। आदमी एक जगह से उसको कंट्रोल कर रहा है और टैंक वहां पे, तो किसी की कोई हताहत भी नहीं होगा, जिसके पास ये तकनीक होगी वो हताहत भी नहीं होगा और सामने वाले को हर स्तर पे वहां पे वो कंट्रोल कर सकता है, युद्ध में पीछे हटा सकता है, हरा सकता है। जब वो डेटा एनालिसिस होगा ना एआई का, तो फिर जैसे हम चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा माना जा रहा है कि एक स्तर पे जाके वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या कहते हैं, समानांतर खड़ा हो जाएगा। हम सब आजकल बहुत प्रयोग भी कर रहे हैं। तो जब वॉरफेयर में इसका प्रयोग शुरू हो जाएगा तो जो देश इसमें मजबूत रहेंगे वो निश्चित तौर पे एज पे रहेंगे, वे बेटर यूज कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। ठीक है, एआई के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने पे बल, इसमें निश्चित तौर पे हमें अमेरिका का नाम लेना होगा। अमेरिका बहुत सपोर्ट इसमें कर रहा है। इत्तेफाक ये कि इन्वायरमेंट जैसे और इंपॉर्टेंट मुद्दों पे उसका 2 कदम पीछे जाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो धमाल मूवी में जावेद जाफरी अपने आप पीछे चला जाता है, आश्चर्यचकित हमें करता है। लेकिन जब एआई जैसे मुद्दों पे वो आगे आता है तो उसका एक डर भी दिखता है कि जो काम वो कर चुके हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन जहां पे उनको आगे दिक्कत आने वाली है उसके लिए वो आगे बढ़ के जा रहे हैं कि भाई हम भी आगे बढ़ जाएं, किसी को रोक लें। ठीक है, अंकल सैम यूं ही क्या कहते हैं, उन पे लोगों का एंगर या अन्य देशों का गुस्सा नहीं रहता। ठीक है, यूं ही वो इनफेमस नहीं है इतने ज्यादा, अंकल सैम में, मतलब अमेरिका। ठीक है, तो हेग शिखर सम्मेलन के अंत में अमेरिका ने जिम्मेदार एआई उपयोग पे एक मसौदा राजनीति घोषणा जारी की, जिसे नवंबर 2023 में औपचारिक रूप दिए जाने की बात की थी। ठीक है, बात की थी। अब इस पे कितना मुद्दा हुआ हम सब ने, आप एआई वाला मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कुछ और डिस्कशंस पे बात की है, जहां पे टेक्स्ट से रिलेटेड एआई के इस्तेमाल पे मैंने कुछ और बात की है। 2022 में अमेरिका ने पहले ही एआई के सैन्य उपयोग के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी, अमेरिका की बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और नेटो सहयोगियों को भी इसी तरह के मानकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अमेरिका परमाणु निवारण पर एआई पे प्रभाव को सीमित करने के लिए चर्चा करने के लिए चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह सकते हैं कि विगत कुछ दशकों में अमेरिका और चीन का रिश्ता जिस प्रकार से आगे बढ़ा, ये एक बहुत खुशी की खबर है कि किसी मुद्दे पे तो अमेरिका चीन की तरफ देख रहा है और किसी मुद्दे पे तो चीन अमेरिका से बात कर रहा है, द्विपक्षीय वार्ता। और शायद से अगर ये सकारात्मक होती है तो वैश्विक स्तर पर सभी देशों को लाभ पहुंचने की संभावना है। ठीक,
चलिए, अमेरिका का रुख हमने कुछ बताया, कुछ और बात कर लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एआई के जिम्मेदार उपयोग पे एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे 123 देशों द्वारा सह प्रायोजित किया गया और सर्वसम्मति से अपनाया गया, विच इज वेरी गुड। नंबर 1, 50 से अधिक देशों ने सेना में एआई के जिम्मेदार उपयोग पे अमेरिका की राजनीतिक घोषणा का समर्थन किया है और अमेरिका समर्थन के लिए वैश्विक जो दक्षिण देशों संपर्क कर रहा है, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल साउथ एक जो प्रोग्रेसिव देश हैं, जो तथाकथित रूप से विकसित देश हैं, उनका दिया कॉन्सेप्ट है, जहां पे वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ यानी कि विकसित और पिछड़े देशों को कंपेयर करते हैं। यही वही कॉन्सेप्ट है कि जो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया वाली बात हो जाती है, सेम कॉन्सेप्ट। हमें वैश्विक दक्षिण या ग्लोबल साउथ की बात तो करनी है, लेकिन हमें अपने पर्सपेक्टिव्स भी देने हैं, ठीक है। आप होंगे आपके लिए, अमेरिका के लिए हम ग्लोबल साउथ, हम अपने लिए वही हैं जो कभी एक समय आप इच्छाएं देखा करते थे। कहने का मतलब ये कि अमेरिका बहुत तरीके से डिफाइन करता है देशों को और हर तरीके से ये देश बाकी देशों को हीन मानते हैं। तो खैर, उनकी तरफ ये भी संपर्क कर रहा है, चाहे कि समर्थन तो उन्हीं का चाहिए, बिजनेस तो वहीं पे करना है, तो भाई उनके समर्थन की बात जो हो रहा है। खैर, भारत का रुख क्या है? भारत ने इस बहस में देखो और प्रतीक्षा करो यानी कि वॉच एंड वेट है, वेट एंड वॉच नहीं है, वॉच एंड वेट का इन्होंने दृष्टिकोण अपनाया है तथा नई एआई पहलों को के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जताए बिना इन घटनावक्रों के दीर्घकालिक महत्व का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन कर रहा है भारत। देखिए, भारत हमेशा से बहुत बैलेंस्ड अप्रोच रहा, जहां पे हम गजा पट्टी में जो इशू चल रहा है वहां पे हम पैलेस्टाइन को एज अ नेशन सपोर्ट करते हैं, पर वहीं पे हम व्यापारिक साझेदार के रूप में इजराइल के साथ भी आगे जाते हैं। तो ये भी चीजें दिखती हैं। भारत ने हेग शिखर सम्मेलन में कॉल ऑफ एक्शन का समर्थन नहीं किया और कोरिया शिखर सम्मेलन में अपेक्षित वैश्विक एआई के ब्लूप्रिंट का समर्थन में भी अभी शांत है। तो कहने का मतलब कि कुछ चीजों को भी भारत ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ देश इसमें अपनी मोनोपोली ले लें और अपने बनाए नियमों को थोपें। तो भारत अभी शांत है। निश्चित तौर पर किसी भी सकारात्मक या सुधारात्मक पहल में भारत का रोल देखने को मिलता है, तो वी विश कि भारत का इसमें रोल दिखेगा। खैर, हालांकि यदि भारत इन महत्वपूर्ण मानदंडों को आकार देने में निष्क्रिय बना रहता है तो उसे उसके पीछे छूट जाने का भी खतरा है। तो एक बात यह भी है कि हम नियम कानून बनाने में अगर बहुत आगे नहीं शामिल होंगे, मतलब बढ़ चढ़ के हम खुद हिस्सा नहीं लेंगे, तो ए, हम पीछे छूट जाएंगे, बी, जो यहां पे लिखा हुआ है कि डिजाइन चरण के दौरान ही अगर हम वैश्विक मानदंड को बदलने का प्रयास करें या एक फोर्स के रूप में हम नियमों को कुछ उस तरीके से बनाएं कि भारत का भी उसमें लाभ उसमें दिखे, तो सही है, वरना स्थापित होने के बाद उन्हें बदलने की कोशिश करने से दिक्कत होगी। अभी हम अगर जो स्थापना का चरण है, जो नियम कानून बन रहे हैं, उस चरण में अगर शामिल हो जाते हैं एक्टिवली, तो शायद से कुछ नियम ऐसे भी हो जिसमें हमारे बिंदुओं को भी रखा शामिल किया जा सके। एक बार बन गए तो बाद में बदलना मुश्किल हो जाता है। यूनाइटेड नेशन इसका क्या कहते हैं, क्लियर प्रमाण है कि जहां पे एक बार चीजें हो गई, अब हो गया 5 लोगों के पास वीटो, बाकी देश के पास वीटो पावर कब आएगा भगवान जाने। ठीक है, चलो। चाइना का रुख क्या है? चीन जो है वो सैन्य एआई पर रणनीतिक और नियामक चर्चाओं में सक्रिय रहा है। चीन बुद्धिमान युद्ध यानी कि जो इंटेलिजाइज्ड वॉरफेयर है की बात करता है और उसने 2021 में सैन्य एआई विनियमन पर एक श्वेत पत्र जारी किया। इसने हेग शिखर सम्मेलन की कार्रवाई की आह्वान का भी समर्थन किया। तो यहां पे तो पहली बार ऐसा देखने को लग रहा है कि कोई प्रोग्रेसिव बात हो रही है और उसमें अमेरिका और चीन एक साथ दिख रहे हैं। भारत अभी थोड़ा पीछे है, शायद से हम कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मे बी जो बेटर टाइम रहे उसमें जो भारतीय जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसमें एज एन इंस्ट्रूमेंटल वहां पे पार्ट करें और कहीं ना कहीं भारत का योगदान भी दिखे ऐसे इंटरनेशनल जो मुद्दे हैं जहां पे वास्तविकता में ग्लोबल साउथ को एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है। तो भारत वहां पे जरूर जाए और अपने बिंदुओं को रखे, अपने बिंदुओं को साकार रूप से रखे। ऐसी हमारी मतलब हम मानते हैं कि भारत ऐसे बेटर एक एआई रूल्स रेगुलेशन जो वॉरफेयर में उसकी तरफ कदम बढ़ा सकता है और अपना निश्चित तौर पे एक बेहतर सहयोग दे सकता है। ठीक है, चलिए, ये हमने बात की आज के मुद्दे पे। हमारा जो कंक्लूजन है वो यहां पे आता है। खैर, आगे मैं कुछ बता चलूं कि 10 सितंबर से बैच जो प्रारंभ हो चुका है, 10 सितंबर से कौन सा? प्रतिज्ञा प्लस बैच। इसको बहुत डिटेल में मैंने बताया है। 3 नए फीचर इसके साथ है जो खास हैं। पहला, हमारे अमृतसर जो है उनके साथ ये बैच शुरू हो रहा है जो हिंदी माध्यम वाला है। इसके अलावा इंग्लिश और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, पर उसमें अदर फैकल्टीज पढ़ाएंगे। हिंदी माध्यम वाले में अमृतसर के साथ ही शुरू हो रहा है। दूसरा, यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बावजूद अगर आपकी यूपीएससी सीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास हो जाती है, आपकी पूरी फीस वापस हो जाएगी। दूसरा,
हर हफ्ते 11,000 रुपए जीतने का मौका है। तो अगर आप हर हफ्ते जो स्टडी IQ के प्रतिज्ञा प्लस बैच में शामिल हो जाते हैं एज एन स्टूडेंट, आप अगर हर हफ्ते टेस्ट सीरीज में शामिल होते हैं और अव्वल आते हैं तो आपको हर हफ्ते 11,000 रुपए का पारितोषिक मिलेगा। यानी 11,000 रुपए आप हर हफ्ते जीत सकते हैं। आगामी 37 हफ्तों तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो कितनी बड़ी बात है कि आपकी फीस भी वापस है, आपको हर हफ्ते 11,000 जीतने का योगदान भी है, किताबें 18 किताबें फ्री हैं, मार्केट जाना भी नहीं है आपको, है ना। SIP, MRP, IGP, ठीक है, SIM, ये सारे फ्री हैं। तो आप इसको एक काम करिएगा, studyiq.com अभी विजिट कीजिए और वहां पे जाके ये विकास लाइव कोड का प्रयोग करना ना भूलें। अगर आप हमारे हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो विकास लाइव कोड का प्रयोग जरूर करें। बहुत कम फीस में आप इतने सारे फीचर्स को अवेल करा सकते हैं। 10 सितंबर से बैच शुरू है। एक और चीज मैं बताता चलूं कि हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि मेरा जो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 5 है, मैं खुद हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं, तो हिंदी साहित्य का बैच नंबर 5 है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ठीक है। इसमें भी अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो इस हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की पूरी फीस आपकी क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। पूरी फीस हो जाएगी वापस। विकास लाइव कोड का प्रयोग करना न भूलें किसी भी चीज के लिए। यहां पे लाइव टेस्ट सीरीज और लाइव कक्षाएं अवेलेबल है। जो PYQ डिस्कशन होता है वो भी मैं लेता हूं ग्रुप्स के द्वारा। आपकी फुल ऑन कॉपी चेकिंग भी होती है, जहां पे आपकी वर्तनी, वाक्य और हर शुद्धि पे ध्यान दिया जाता है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करके आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल विकास करके टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं अपडेट भी देता रहता हूं और इस वीडियो की जो PDF है आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। विकास लाइव कोड मत भूलिएगा। शुक्रिया। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।